हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वेस्क्यूलर इवेंट। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन टॉपिक के अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, इन्फ्लेमेशन के अंदर जो कार्डिनल साइंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने कार्डिनल साइन किस साइंटिस्ट ने दिया और लास्ट वाला कार्डिनल साइन किसने दिया। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं। तो हमने दो टाइप के इन्फ्लेमेशन देखे थे, एक तो देखा था हमने सेल्यूलर इवेंट और एक हमने देखा था वेस्क्यूलर इवेंट। तो हमने बात करी थी कि वेस्क्यूलर इवेंट हम एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे और सेल्यूलर इवेंट हम एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं वेस्क्यूलर इवेंट की। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो वेस्क्यूलर इवेंट होता है, वेस्क्यूलर इवेंट के अंदर जनरली क्या होता है कि अल्टरेशन होता है जो माइक्रोवेस्क्यूलेचर्स होते हैं। माइक्रोवेस्क्यूलेचर्स मतलब क्या क्या हो सकता है आपके, ये माइक्रो में ऐसे लिख रहा हूँ है ना, आप ऐसे मत समझिएगा, आप सीधा माइक्रो लिखिएगा, ठीक है। माइक्रोवेस्क्यूलेचर्स का मतलब क्या क्या हो सकता है कि माइक्रोवेस्क्यूलेचर्स में क्या क्या आते हैं। वो या तो हमारी आर्टीरियोल्स हो सकते हैं, या तो हमारे वेन्यूल्स हो सकते हैं, या तो हमारी कैपिलरीज हो सकती हैं। सीधी बात अगर मैं बोलूं तो या तो वो हमारी आर्टरीज हो सकती हैं, या तो वेन्स हो सकती हैं, या तो कैपिलरीज हो सकती हैं। इनके अंदर अल्टरेशन होता है वेस्क्यूलर इवेंट में। किस तरह से अल्टरेशन होता है वेस्क्यूलर इवेंट में हम बात करते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी जब कल, तो हमने आपको बताया था कि वेस्क्यूलर इवेंट के अंदर दो प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है हीमोडायनेमिक चेंजेस, ठीक है, और दूसरी हमने बात करी थी अल्टरेशन इन परमिएबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हीमोडायनेमिक चेंजेस, और दूसरा आएगा अल्टरेशन इन परमिएबिलिटी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे हीमोडायनेमिक चेंजेस को आपको एक तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बताऊंगा और इसके साथ आपको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ भी आपको बताऊंगा कि हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या होते हैं। सपोज करके चलिए कि कोई सेल इंजरी हुई, ठीक है, सेल इंजरी हुई। अब जब सेल इंजरी हुई तो सेल इंजरी के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमारे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा आर्टीरियोल्स का। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, ध्यान से सुनेंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा कि आपके वेस्क्यूलर इवेंट क्या होते हैं, ठीक है, आपको डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले सेल इंजरी हुई। सेल इंजरी होने की वजह से हमारे क्या हुआ, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। सिंपल लैंग्वेज में सुनिए तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ आर्टरीज में, ठीक है, आर्टीरियोल्स के अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। अब जब आर्टीरियोल्स के अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ पहली स्टेज में तो उसकी बाद में क्या होगा कि हमारे परसिस्टेंट वेसोडाइलेशन होगा, ठीक है, परसिस्टेंट हमारे प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन होगा। अब जब परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन हो रहा है तो उस समय हमारे इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे सपोज मान के चलिए कि जब वेसोडाइलेशन होगा तो वेसोडाइलेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विद इन हाफ एन आवर के अंदर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे रेडनेस आ जाएगी। रेडनेस क्यों होगी, और वार्मथ हो जाएगी वो जगह। वार्मथ मतलब कि वो जगह गर्म हो जाएगी। जहाँ पे आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको चोट लगी है तो चोट लगने की वजह से क्या होगा, पहले तो जैसे ही चोट लगी तो चोट लगने की वजह से यहाँ पे जो आर्टरीज होंगी और जो वेन्यूल्स होंगी उनमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, फिर बाद में यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो ब्लड की सप्लाई कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे जो वेन्स या कैपिलरीज या आर्टरीज में जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था वो सबसे पहले वेसोडाइलेट होगी। कम से कम वो एक प्रोग्रेसिव कंडीशन के अंदर वेसोडाइलेशन प्रोसेस को रखेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जब ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ी है तो उस बढ़ी हुई ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पर रेडनेस आ जाएगी और वार्मथ, वो जगह गर्म लगने लगेगी। जहाँ पे चोट लगेगी वो देखना आप जनरली वो जगह गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है।
अब जब वहां पे वार्मथ और ये कंडीशन हुई तो परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन के बाद में यहां पे जो कंडीशन आएगी वो ये कि यहां पे जो लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो प्रेशर आपके क्या हो जाएगा, धीरे 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 कम होने लगेगा। जो इंक्रीज जो लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब जब धीरे धीरे कम होने लगेगा तो क्या होगा, यहां पे जो माइग्रेशन होगा, किसका माइग्रेशन होगा, यहां पे जो ल्यूकोसाइट्स है हमारे, आपको पता है ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, हमारे WBC होती हैं। तो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं उन ल्यूकोसाइट्स का यहाँ पे माइग्रेशन होता है। ये हमारी पहली प्रोसेस होती है हीमोडायनेमिक चेंजेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको डायग्रामेटिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ। देखिए सबसे पहले ये हमारे नॉर्मल कंडीशंस थी, ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे हमारे क्या हुआ, सेल इंजरी कॉज हुई। सेल इंजरी कॉज हुई तो मान के चलिए ये हमारे कुछ भी हो सकती है ना, आर्टरी हो सकती है, वेन्स हो सकती है, कैपिलरीज हो सकती हैं। तो इन आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज में सबसे पहले क्या होगा, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। अब जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कितनी देर के लिए रहेगा, मैक्स टू मैक्स 3 to 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड के लिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो उस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहां पे क्या होगा कि वेसो डायलेशन होगा, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन। अब यहां पे जब परसिस्टेंस प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन हुआ है तो उस वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, उस वेसोडाइलेशन की वजह से हमारे यहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई एनरिच हो रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, अब जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से यहाँ पर रेडनेस आएगा और वार्मथ कंडीशन आएगी, मतलब गरम गरम लगेगा हमको उस जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर रेडनेस भी हो जाएगी और हमको गर्माहट भी उस जगह पे महसूस होगी, वार्मथ कंडीशन वहाँ पे महसूस होगी। अब जब वार्मथ कंडीशन यहाँ पे महसूस हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये प्लाज्मा है, सबसे पहले ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा यहाँ पे हमारे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। जो वॉल्स होती हैं, इस वॉल्स पे हमारे प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एक्यूमुलेट हुआ। प्लाज्मा एक्यूमुलेट हुआ तो क्या होगा, जनरली प्लाज्मा ब्लड जो वेसल्स हैं उसकी जो डायमीटर है पेरीफेरियस, पेरीफेरी पर हमारे प्लाज्मा चलेगा और अंदर की साइड में हमारे जो ब्लड सेल्स होंगी वो ब्लड सेल्स हमारे अंदर की तरफ फ्लो करेंगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे हमारे इंक्रीज हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे इंक्रीज हुआ। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से यहां पे क्या रहेगा, सिर्फ यहां पे क्या होगा कि जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा जो बाउंड्री पर हमारा जो एक्यूमुलेट या फिर हमारे जो माइग्रेट हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। जब प्लाज्मा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एक्सुडेट हो जाएगा उस जगह से, तो यहाँ पे हमारे सिर्फ क्या बचेंगी, यहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बचेंगी, खाली सिर्फ ब्लड सेल्स बचेंगी, ब्लड सेल्स लेफ्ट ओनली। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एग्जीक्यूट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म में कि एक्सुडेटेड। प्लाज्मा एक्सुडेटेड हो गया है कहाँ पर, अब प्लाज्मा गया कहाँ, प्लाज्मा चला तो गया पर किधर गया, तो हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में हमारे प्लाज्मा चला गया, ठीक है। सबसे पहले यहां तक की कंडीशन को एक बार आपको वापस बताता हूं क्या हुआ। सबसे पहले हमारे नॉर्मल आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरी कुछ भी है, यहां पे सेल इंजरी हुई तो 3 से 5 सेकंड के लिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो उस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन हुआ। इस वेसोडाइलेशन की वजह से यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से यहाँ पर रेडनेस आई, हमारे यहाँ पर वार्मथ कंडीशन आया। अब वार्मथ कंडीशन आई है तो इन्फ्लेमेशन के अंदर मैंने कुछ कार्डिनल साइंस बताए थे, तो उसके अंदर आपको पता होगा, अगर कैलोर मतलब कि कैलोरी मतलब कि बढ़ा हुआ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्यों बढ़ा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो वार्मथ लगा हमको, तो कैलोर बोलेंगे उसको। उसके बाद में क्या होगा कि हमारे जो बाउंड्रीज हैं,
ये जो अब यहाँ पे हमने इसको करके रखा है, अब इसको इस तरह से रख नहीं सकते ना वापस, यहाँ पे अब जो इंजरी हुई है उसको ट्रीट भी तो करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे बाउंड्रीज पर प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं उसकी बाउंड्रीज पर प्लाज्मा जो वॉल्यूम है, प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा मतलब एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। अब जब बाउंड्रीज पर प्लाज्मा एक्यूमुलेट हुआ, जैसे सपोज ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, तो इसकी बाउंड्रीज पर जो होगा वो प्लाज्मा एक्यूमुलेट हो जाएगा, लेकिन अंदर अंदर हमारे क्या करेगा, अंदर की साइड में हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं उसके अंदर जो ब्लड जो कॉर्पसल्स हैं, वो ब्लड की सेल्स हैं, वो आपकी क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। इसके बाद वाली कंडीशन में क्या होगा कि इसकी पेरीफेरी पर जो हमारे क्या था, प्लाज्मा था, वो एक्सुडेट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब बाहर मतलब किधर, हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये बाहर हमारे निकल जाएगा। ठीक है, अब जब बाहर निकल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, अब सिर्फ अंदर क्या बचा है, ब्लड सेल्स बची हैं। तो इस ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा था WBC माइग्रेशन, या फिर हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ा था ल्यूकोसाइट्स माइग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लाज्मा तो है नहीं, सिर्फ ब्लड की सेल्स हैं, तो उसके अंदर हमारे जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वो पेरीफेरी पर आके हमारे माइग्रेट हो जाएंगी और यहाँ पे आके हमारे क्या हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी। अंदर दूसरी सेल्स जो हैं वो आपके चलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आके क्यों माइग्रेट हुई, क्योंकि इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसलिए यहाँ पे आके ये माइग्रेट हुई। ठीक है, अब ये माइग्रेट हुई है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नॉर्मल कंडीशन है, ये जो इस तरह से हमारा पाथवे चला है, ये जो है ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे हाइड्रो, या फिर जो हीमोडायनेमिक रहता है, नॉट हाइड्रो, हमारा जो हीमोडायनेमिक चेंजेस जो रहते हैं वो यहाँ तक की कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक की कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोडायनेमिक चेंजेस। आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, वेस्कुलर जो इवेंट्स होते हैं हमारे, उस वेस्कुलर इवेंट के अंदर अल्टरेशन होता है माइक्रोवेस्कुलेचर्स का, जिसको या तो हम आर्टरीज, या तो वेन्यूल्स, या तो कैपिलरीज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है हीमोडायनेमिक चेंजेस। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी की वजह से हमारे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ आर्टेरियल्स के अंदर, जो कि 3 से 5 सेकंड में रहेगा, हमारे इमीडिएट रिस्पॉन्स रहेगा। इसके बाद में हमारे प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन रहेगा, परसिस्टेंट, मतलब लंबे समय तक उसको हमें वेसोडाइलेट करके रखना है। इसकी वजह से क्या होगा कि विद इन हाफ एन आवर वहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से रेडनेस आएगी, वार्मथ कंडीशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद में क्या होगा कि वहाँ पर लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे बढ़ा कि हमारे जो बाहर जो ब्लड वेस कैपिलरीज हैं उसका अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे वॉल्स पर आके यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ कहाँ गया, हाँ, ये जो प्लाज्मा ये जो आके हमारे एक्यूमुलेट हुआ था ये बाहर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये बाहर चले जाएगा। तो इसके बाहर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाने की वजह से हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो अब यहाँ पे स्लोइंग होगी। अब क्या है, यहाँ पे जो बाहर जाने की जो प्रोसेस है हमारे वो स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगी, जो अब यहाँ पे स्लो हो गई ये प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे ल्यूकोसाइट माइग्रेशन हो जाएगा। अब ल्यूकोसाइट्स ही वहाँ पर जाके क्यों रुकी, क्योंकि इनका क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इनका डिफेंस मैकेनिज्म की प्रोसेस होती है, इसलिए जाके वहाँ पे रुकी। अब ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था ये यही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा वॉल्यूम आके हमारे प्लाज्मा हमारे वॉल पे बाउंड्री पे आके एक्यूमुलेट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे वो बाहर एक्सुडेट हो गया। बाहर जाने की वजह से सिर्फ अंदर सेल्स बची तो क्या हुआ, ये क्या होगी कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले गया प्लाज्मा। इसकी वजह से ब्लड सिर्फ ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर के जो कॉर्पसल्स हैं सिर्फ वो फ्लो कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अब ब्लड कॉर्पसल्स में सिर्फ आरबीसी तो आता नहीं है, उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों आते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, या डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट बोलते हैं, तो वो ल्यूकोसाइट जाके क्या होगी, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे वेन्स पे। अब यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होने लग गए तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइग्रेटेड पार्ट जो है एक्यूमुलेट हो गया, अब वो प्रेशर को स्लो कर देगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर ट्रिपल रिस्पॉन्स नाम का भी एक वर्ड आता है। अब वो ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है,
हीमोडायनेमिक चेंजेस के अंदर जो ट्रिपल रेस्पॉन्स है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, रेड लाइन। पहला रिस्पॉन्स क्या है, रेड लाइन। इसमें क्या है, रेडनेस होती है, ठीक है। दूसरा आता है फ्लेयर कंडीशन। पहला क्या है, पहले तो रेड लाइन बनती है, उसको रेडनेस बोलते हैं। दूसरा आता है फ्लेयर। फ्लेयर मतलब क्या होता है, वो रेड कंडीशन जो होती है वो ब्राइट रेड हो जाती है, ठीक है। अब जब वो ब्राइट रेड हो गई है तो उसके बाद में आता है व्हील। इस व्हील का मतलब होता है कि वहाँ पर स्वेलिंग हो गई है। तो जब हमारे हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं तो इस हीमोडायनेमिक चेंजेस के अंदर हमने 3 वर्ड कौन कौन से पढ़े। सबसे पहला होता है रेड लाइन। रेड लाइन का मतलब होता है रेडनेस। दूसरा आता है हमारे, और तीसरा आता है, दूसरी कंडीशन क्या आती है, फ्लेयर। फ्लेयर गन अगर आपने देखी हो तो फ्लेयर गन, अब पबजी तो खेलते हो आप लोग, या BGMI जो भी उसका नाम है, तो BGMI जब खेलते हो उसमें फ्लेयर गन यूज़ करते हो, या किसी भी आप अगर इस तरह के गेम्स में फ्लेयर गन यूज़ करते हो तो उसका कलर आपने देखा होगा कैसा रहता है, ब्राइट रेड कलर का। तो फ्लेयर कैसी रहेगी, ब्राइट रेड कलर की रहेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी तीसरी कंडीशन क्या आती है, व्हील। ये व्हील जो है ये यहाँ इसका मतलब होता है स्वेलिंग। और ये जो तीनों प्रोसेस है, इन तीनों प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद की जो कंडीशन है ये तो हो गई आपके हीमोडायनेमिक चेंजेस। इसके बाद सबसे पहले क्या आता है कि अल्टर्ड मैकेनिज्म जो होती है, इसमें क्या आता है, अल्टर्ड वेस्कुलर मैकेनिज्म। इस अल्टर्ड वेस्कुलर मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है वो भी समझाता हूँ आपको। इसमें क्या रहता है कि ब्लड वेसल्स जो रहती हैं उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने नाम ही दिया है कि अल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी या फिर अल्टरेशन इन परमिएबिलिटी। तो जब इसमें ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ती है तो इसमें 3 प्रकार के मैकेनिज्म, या फिर आप बोलो कि जो रीजन होते हैं वो क्या क्या रीजन होते हैं, 3। सबसे पहले क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है एंडोथेलियल सेल का। ये जो रीजन है या ये जो मैकेनिज्म है ये मोस्ट कॉमन है। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, तो इस एंडोथेलियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे अल्टरेशन होता है वेन्यूल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि वेन्स जो है, वेन्स में क्यों अल्टरेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज हुआ, ब्रेडिकाइनिन रिलीज हुआ। ये ब्रेडिकाइनिन है ना, बी है ये, दिस इज ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन की वजह से अल्टरेशन हुआ वेन्यूल्स में, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इमीडिएट ट्रांजिएंट हुआ। इमीडिएट ट्रांजिएंट हुआ। अब ये इमीडिएट ट्रांजिएंट कब तक रहता है, 15 से 30 मिनट, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस। जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में रिलीज होता है हमारे हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन। इसमें क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है माइल्ड थर्मल इंजुरी। माइल्ड थर्मल इंजुरी। दूसरा आता है माइल्ड एंडोथेलियल इंजुरी। इसमें 5 प्रकार के हम रीजन पढ़ेंगे, 5 रीजन। पहला हमने जो रीजन पढ़ा था वो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल है ये पहला मैकेनिज्म। दूसरा रीजन जो है वो है माइल्ड एंडोथेलियल इंजुरी, या जो दूसरी प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, इसमें क्या होंगी, जो वेन्यूल्स या जो कैपिलरी हैं वो अफेक्ट होंगी। इसमें क्या होता है कि डिलेड रिस्पॉन्स आता है। डिलेड रिस्पॉन्स कब से कब तक आता है, 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे बाद अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको बोलते हैं डिलेड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब डिलेड रिस्पॉन्स है। पैथोलॉजिकल मीडिएटर्स जो रहते हैं इसके अंदर वो क्या क्या रहते हैं, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा हमारे पैथोलॉजिकल मीडिएटर्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये कंडीशन कब होती है, जैसे सनबर्न होता है, ठीक है। पहला जो हमने कंडीशंस देखी थी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल वेन्यूल्स या जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, इसका एग्जांपल था माइल्ड थर्मल इंजरी। अगर माइल्ड थर्मल इंजरी अगर आपको हुई है तो ये वाली मैकेनिज्म होगी। अगर आपको सनबर्न जैसी कंडीशन हुई है तो उस कंडीशन में माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी होगी, ठीक है। यहाँ पे माइल्ड थर्मल इंजरी एग्जांपल है, पर माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी एक प्रकार का मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म कब होगा, जब आपको सनबर्न जैसी कंडीशन होगी। और जब सनबर्न जैसी कंडीशन होगी तो उस समय हमारे पैथोलॉजिकल मीडिएटर्स कौन रहेंगे, हमारे पैथोलॉजिकल मीडिएटर्स रहेंगे इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा। ये दूसरी मैकेनिज्म। तीसरी मैकेनिज्म की अगर बात करें तो आता है डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी। जो डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी आती है उसमें क्या रहता है, उसमें हमारे तीनों रिस्पॉन्स देते हैं। आर्टरीज भी होती है, वेन्स भी होती है, कैपिलरीज, तीनों के ऊपर ये अप्लाई होगा। इसमें क्या होगा कि इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स,
इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है पर लंबे समय तक रहेगा वो रिस्पॉन्स, मतलब वो घंटों से लेके दिनों तक, मतलब आवर्स टू डेज वो रिस्पॉन्स आपके चलते रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्या है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो, या फिर जो रेडिएशन की कंडीशन जो होती है, जब कोई भी सेल या कोई भी पार्ट अगर आपकी रेडिएशन की कंडीशन में आता है तो आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, पर वो रिस्पॉन्स आपके लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल इसका क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रेडिएशन। इसका जो मीडिएटर है, अब जब किस कंडीशन में आपकी ये डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या रेडिएशन, किस वजह से होगी, क्योंकि वहाँ पे सेल नेक्रोसिस होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्रोसिस की स्पेलिंग देख लीजिए, गलत लिखी हुई है। ठीक है, सेल नेक्रोसिस होगा। अब बात करते हैं चौथा जो आता है वो आता है ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी, इसके अंदर क्या होगा कि वेन्यूल्स और कैपिलरीज के ऊपर सिर्फ ये अप्लाई होगा ये कंडीशन। जब ये होगा तो सिर्फ ये वेन्स और कैपिलरीज को अफेक्ट करेगा, इसमें डिलेड रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसा माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी में मिल रहा था आपको, और इसमें पैथोलॉजिकल मीडिएटर्स क्या रहेंगे, ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब नाम ही मिल रहा है, नाम में ही लिखा हुआ है अगर इसके कि ल्यूकोसाइट मीडिएटेड, तो इसमें मीडिएटर कौन रहेगा, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इस प्रकार की प्रोसेस को करवाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे पल्मोनरी वेन्यूल्स और कैपिलरीज। पल्मोनरी वेन्यूल्स और कैपिलरीज में अगर कुछ अफेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आपके ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी कॉज होगी, और मीडिएटर क्या रहेगा आपके, ल्यूकोसाइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम बात करें नियोवेस्कुलराइजेशन, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहता है कि न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है तो उस समय पे आपके ये वाली मैकेनिज्म फॉलो होगी। क्या होगा इसमें आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज तीनों के ऊपर ये अप्लाई होगा। किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स आ सकता है, मतलब ये जो आपने 4 प्रकार के रिस्पॉन्स पढ़े ना अभी तक, इसमें से कोई सा भी रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है इस कंडीशन में। पैथोलॉजिकल कॉजेज क्या क्या होंगे इसके, जैसे एग्जांपल एंजियोजेनेसिस, वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF जब रिलीज होगा, इस केस में भी आपके न्यू वेस्क्यूलोपरवलाइजेशन होगा, न्यू वेस्कुलराइजेशन सॉरी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हीलिंग की कंडीशन अगर होगी या फिर आपकी ट्यूमर की कंडीशन जो होगी, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, उस केस में आपकी न्यू वेस्कुलराइजेशन की कंडीशन होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर करा है हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या होते हैं और अल्टरेशन इन परमिएबिलिटी किस किस तरह से हो सकती है सॉरी, या फिर हमने ये भी देखा कि अल्टरेशन इन परमिएबिलिटी किन 5 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पांचों एक साथ होंगी, पांचों में से कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, तो हीमोडायनेमिक चेंजेस हुआ, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हीमोडायनेमिक चेंजेस, ये आपको फ्लो चार्ट के रूप में मैंने डायग्रामेटिकली समझाया, इसी चीज़ को आपको फ्लो चार्ट के रूप में भी लिखना है, आपका हीमोडायनेमिक चेंजेस कवर हो जाएगा। उसके बाद में ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है वो भी बताया मैंने आपको, रेड लाइन, फ्लेयर, व्हील, ये तीनों मिला के ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो आपकी अल्टरेशन होती है परमिएबिलिटी वो किस किस तरह से हो सकती है। तो मैंने आपको 5 मैकेनिज्म बताई। पहला बताया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, ये मोस्ट कॉमन होती है। दूसरा मैंने आपको बताया माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी। तीसरा बताया डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी। चौथा बताया आपको मैंने ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी। और पांचवा जो आपको बताया वो है नियोवेस्कुलराइजेशन, मतलब नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे आपके वेस्कुलर इवेंट्स आके कवर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। जाने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट होता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर। बाय बाय गाइस।